So I'll be sharing my father's GPS story in this video. He was diagnosed in the year 2023, 28 July. So how it started, on 27th evening, his hands and legs were getting numb, and he was getting tingling sensations, and he was feeling very dizzy. So he called the doctor at home. The doctor checked and doctor was like कि शायद कुछ कमज़ोरी हो गई होगी and all of that. So we were like ठीक है, हो जाएगा ठीक. But then my father said नहीं, there is something wrong happening in my body. So he called another doctor and that doctor said कि कुछ नसों का problem है. And after some time only my father was not able to stand. He was feeling very weak. कमज़ोरी आ रही थी. ही वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग. तो मेरे डैडी को फटाफट हमने नियर बाई हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया. इट वॉज अ वेरी नॉर्मल हॉस्पिटल. सोचा कि वी डिडंट थॉट कि इट विल बी सच अ बिग इशू. वहाँ पे जाने के बाद उनको यूरिन नहीं पास हो रहा था एंड ही वॉज फीलिंग लॉट ऑफ पेन. तो यूरिन बैग लगाया तो यूरिन पास हुआ. देन ही फेल्ट बेटर. सो डॉक्टर जो न्यूरो थी, शी वॉजंट अवेलेबल. शी केम इन द मॉर्निंग एंड इन द मॉर्निंग शी डायग्नोज्ड हिम विद GBS. एंड बाय मॉर्निंग his body was completely paralyzed. He was only able to move his eyes and lips. That's it. Hands, legs, nothing was working. Then we took a family doctor's opinion and we shifted him to a big hospital wherein this disease can be treated with utmost care. तो वहाँ पे हमने उनको एडमिट किया. वहाँ पे उनका प्लाज्मा और IVIG हुआ. ठीक है. सबसे पहले वी स्टार्टेड विद प्लाज्मा एंड उसके बाद IVIG किया. सो द नेक्स्ट डे आफ्टर एडमिटिंग टू माई फादर उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो गए. डॉक्टर ने बोला वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा. तो हम लोग थोड़ी टेंशन में आ गए कि भाई क्यों, बिकॉज वेंटिलेटर से आप यही कनेक्ट कर पाते हो कि भाई इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा. बट देन डॉक्टर मेक अस अंडरस्टूड कि ऐसा कुछ नहीं है. इस डिज़ीज़ में हेल्प लगती है चीज़ों की, लाइफ सपोर्ट की, बट रिकवरी हो जाती है. सो वी वर लाइक ठीक है, चलेगा, हो जाएगी रिकवरी. वी वर ट्राइंग टू हेल्प आवर सेल्फ, मेकिंग अंडरस्टैंड कि हो जाएगा. तो वो हुआ. उसके बाद प्लाज्मा, जब भी प्लाज्मा होता था डैडी का, तो ही वॉज नॉट फीलिंग गुड. वो पूरे डाउन फील करते थे, बहुत एकदम शांत होते थे. ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में थे, बॉडी सफ़र कर रही थी और वो कमज़ोरी फील होती थी. फिर उनको इसी बीच बहुत सारे सेप्सिस हो गए. फिर उनका हार्ट रेट और BP ड्रॉप होने लगा. बहुत फ्लक्चुएट करता है GBS पेशेंट का हार्ट रेट और BP. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर फैमिली मेम्बर टू अ गुड हॉस्पिटल. ये मिड लेवल हॉस्पिटल का इलाज करने का बस में ही नहीं है. सो इफ़ आपके किसी मेम्बर को हुआ है, टेक योर पेशेंट टू अ गुड हॉस्पिटल जहाँ पे अच्छे RMOs हो, पूरे टाइम सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हो. क्योंकि इसमें अचानक से योर पेशेंट इज़ गुड एंड सडनली आफ्टर सम टाइम यू गॉट द न्यूज़ कि अरे हार्ट रेट एकदम ड्रॉप हो गया, ही इज़ गेटिंग अनकॉन्शियस. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन GBS बिकॉज आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, जो आपका सिस्टम इंटरनली खुद से रन करता है ऑटोमेटिकली, वो काम करना बंद करता है. उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज योर नर्व्स आर डैमेज. प्लाज्मा फेसिस के बाद डॉक्टर्स वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ मूवमेंट आए, बिकॉज किसी का विद इन या आफ्टर 2 वीक्स या आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ जाता है. बट मेरे डैडी का सीन ऐसा नहीं था. उनका जो इशू था वो बहुत लॉन्ग टर्म था. उनकी रिकवरी बहुत लेट हो रही थी. और मेरे डैडी को GBS जो था AIDP वाला हुआ था. सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑल्सो इन GBS. सो अकॉर्डिंगली रिकवरी होती है. सो ये होने के बाद प्लाज्मा हो गया, कुछ हुआ नहीं. 14 दिन हो गए, स्टिल इंट्यूबेटेड है. बट डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा टाइम ओरली वेंटिलेशन नहीं दे सकते, तो हमने उनकी ट्रैकेओस्टोमी करनी है. तो हमने बोला ठीक है, वो भी कर लो. वो हो गया. फिर अब आई बारी IVIG देने की, बिकॉज प्लाज्मा हो चुका था. देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. सो वो दिया, IVIG दिया. फर्स्ट ट्रायल में मेरे डैडी को इतना हाई फीवर आया क्योंकि उनको ठंडे ठंडे पानी की चादरें उड़ानी पड़ी. एंड फिर उनका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया. दैट वाज द थिंग. BP हार्ट रेट कंटिन्यूसली उनका फ्लक्चुएट कर रहा था. एंड
डैडी का हार्ट रेट तो पूरी जब तक वो हॉस्पिटलाइज थे तब तक इशू आया. So he was hospitalized around 5 months, complete 5 months, and on ventilator. ये होने के बाद हमने IVIG करवा दिया. अब आ रहा था फाइनेंशियल इश्यूज बिकॉज GVS नीड लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन विथ good care and lot of support like ventilator, ICU, air mattress, ये सब चीज़ें, इंटेंसिव केयर, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड. तो आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाओ, पर डे का आपको आराम से, अ वेरी गुड हॉस्पिटल इफ़ यू गो, 50 से ज़्यादा ही आता है ना. अगर इसमें प्लाज्मा और IVIG हो रहा है तो 1,25,000 1,00,000 के आसपास पर डे का होता है. एंड वी वर मिडिल क्लास पीपल, वी कांट अफोर्ड इट. ठीक है. एंड कोविड होके ही गया था तो काम भी वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो ये हुआ. फिर भी डॉक्टर सेड कि अभी देखो, हमने जो ट्रीटमेंट है GBS का वो तो कर दिया, रिकवरी होगी धीरे धीरे. इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, शिफ्ट हिम टू अ मिड लेवल हॉस्पिटल. एंड वी डिड दैट. हमने वहाँ किया. तो दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ हम गए वहाँ पे तो डिज़ास्टर ही था. मेरे डैडी को प्रॉपर केयर नहीं मिला. उनको निमोनिया हो गया. बट निमोनिया वॉज स्टिल ओके कि चलो ठीक है, हो जाता है बिकॉज लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर है तो होता ही है उसमें. तो बट उसको एंटीबायोटिक दे के वी कैन रेक्टिफाई इट. बट जो सेकेंड इशू हुआ दैट वाज टॉक्सिक मेगाकोलिन. व्हाट इज़ दैट? जब आपका पेशेंट पैरालाइज होता है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो मूवमेंट नहीं अगर करवाओगे GBS पेशेंट को मूवमेंट भी करवानी पड़ती है. लाइक लेफ़्ट में उनकी बॉडी को करवट के तौर पे लिटा के कुछ घंटे रखो, फिर राइट में, फिर उनके पैर ऊपर नीचे, उनको बिठाया भी जाता है इफ़ कंडीशन सूटेबल हो तो वो सब नहीं किया गया. तो मेरे डैडी का जो खाना था वो पास नहीं हो रहा था इंटेस्टाइन्स में. एक जगह गैस और मोशन सब जमा हो गया था. उस वजह से जो उनका इंटेस्टाइन है वो बड़ा हो रहा था. तो दैट इज़ कॉल्ड एज टॉक्सिक मेगाकोलिन. बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल एट सम पॉइंट. तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि एनी टाइम हिज इंटेस्टाइन्स कैन गेट रप्चर, सो यू जस्ट कॉल ऑल योर रिलेटिव्स एंड लेट हिम मीट. एंड वी गॉट स्कैर्ड. वी वर लाइक ऐसा क्या हो गया कि भाई नहीं ट्रीट हो सकता, कुछ तो सोल्यूशन हो. वी वेंट टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल. वी गेट द कंसल्टेशन ऑफ अ गैस्ट्रोएंट्रो एंड ही सेड ब्रिंग द पेशेंट, विल डू इट, विल ट्राई टू ट्रीट इट. तो हम वहाँ ले गए थर्ड हॉस्पिटल. नाउ थर्ड हॉस्पिटल जब गए वहाँ पे ये इलाज ठीक हो गया उनका. लाइक जो टॉक्सिक मेगाकोलिन था, उनकी कोलोनोस्कोपी की गई एंड ही वॉज फाइन. देन अभी GBS पे जब हम आते हैं तो वहाँ की जो थर्ड हॉस्पिटल की न्यूरो है, उन्होंने कहा कि इनको स्टेरॉइड देते हैं बिकॉज ही इज़ यंग, अब तक रिकवरी क्यों नहीं हो जानी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए. सो बट टिल दिस टाइम ओनली मेरे डैडी का सिर्फ थंब फ्लिकर कर रहा था पैरों का. सो ऑलमोस्ट हमें 2.5 महीने हो चुके थे. ठीक है. डैडी को थर्ड हॉस्पिटल में हम थे तो वहाँ पे स्टेरॉइड देने की बात चली रही थी बट वो नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं, शायद उनके नसीब में नहीं था कि उनको स्टेरॉइड मिले. एंड स्टेरॉइड डजंट वर्क इन दिस. सो बाय दिस टाइम वी वर अगेन फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज़. तो हमने उनका 4th हॉस्पिटल में एडमिशन कराया जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ पुअर पीपल के लिए जो सीट्स रिज़र्व रखी होती है फॉर द ट्रीटमेंट. वहाँ पे मेरे डैडी का हुआ एडमिशन. एंड वहाँ के न्यूरो ने कहा कि लेट हिज बॉडी रिकवर बाय हिमसेल्फ, लेट्स नॉट गिव हिम स्टेरॉइड और रिपीट IVIG. ऑलरेडी काफ़ी इन्फेक्शन का हिस्ट्री है बिकॉज 3-4 महीने हो गए थे मेरे डैडी को यूरिन कैथिएटर पे रखा गया था. एंड लॉन्ग टर्म यूरिन कैथिएटर अगर रहता है तो उससे इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन. एंड एवरी मंथ माई फादर वॉज गेटिंग यूरिन इन्फेक्शन. ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके थे. सो दिस हॉस्पिटल व्हेन वी वेंट, वहाँ पे मेरे डैडी की कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई थी. लाइक लंग्स वर लिटिल बेटर देन प्रीवियस. तो वो खुद से उनको ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस दी जा रही थी बाय रिमूविंग द वेंटिलेटर एंड कीपिंग हिम ऑन द ऑक्सीजन. इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस. सो वो एक प्रोटोकॉल होता है वेंटिलेटर निकालने का. दैट ऑल्सो द हॉस्पिटल शुड नो. हम जो सेकेंड हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे मेरे डैडी का वेंटिलेटर निकाल दिया गया था डायरेक्टली. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट अनकॉन्शियस एंड उनको
ऐसा बिहेव कर रहे थे कि उनको सीजर आ रहा था, बट द डॉक्टर वर नॉट लिसनिंग, शी वाज डिनाइंग कि नहीं, शी इज़ नॉर्मल, ही इज़ नॉर्मल. सो ये सब भी रीज़न था उनको शिफ्ट करने का टू द थर्ड हॉस्पिटल. सो डैडी का खाना शुरू किया गया फोर्थ हॉस्पिटल में. खाना एज इन दूध बिस्किट से ट्रायल दिया, बिकॉज इन GBS आपका रिफ्लक्सेस भी काम नहीं करता है. यू कांट स्वॉलो वाटर और फूड, वो भी बंद हो जाता है. सो धीरे धीरे फोर्थ हॉस्पिटल में उनकी रिकवरी हुई, उनको वेंटिलेटर से कंप्लीट निकाल दिया गया, बट ऑक्सीजन पे ही रखा था बिकॉज ही वॉज नीडिंग ऑक्सीजन. और उनके ट्रैकेओस्टोमी पे माइक लगाया जा रहा था जिससे ही कुड ट्राई टू स्पीक, क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड्स वगैरह होते हैं उस वो भी पावर उनकी चली गई थी. इतने टाइम से वो बात नहीं कर रहे थे, मसल वीकनेस थी, तो वो सब चीज़ की प्रैक्टिस वहाँ मिल रही थी. सो द फोर्थ हॉस्पिटल वाज वेरी गुड. हमें बहुत सी हेल्प मिली. मेरे डैडी को खड़ा करने की प्रैक्टिस दी जा रही थी, जिससे मतलब इतने महीने से बॉडी लेटी है, खड़ी नहीं हुई है, बैठी नहीं है, तो वो सब प्रैक्टिस दी. एंड देन दे टोल्ड अस कि सी नाउ यू हैव टू टेक योर पेशेंट टू द होम, बिकॉज ज़्यादा अगर हमने हॉस्पिटल में रखा तो ICU के इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. सो हमने बोला चलो ठीक है, हमने घर पे सेटअप करने की तैयारी की. बट इतने में ही मेरे डैडी को कार्डियक अरेस्ट आया. उनका पोटेशियम लेवल बहुत बढ़ चुका था या कम हुआ था, समथिंग हैज़ हैपेंड. तो उस वजह से उनको अटैक आया, बट डॉक्टर वर एबल टू गिव CPR एंड रिवाइव हिम. 24 आवर्स का टाइम दिया गया था एंड ही गॉट बेटर. बट वो टाइम जो था वो बहुत स्कैरी था. आई वॉज द ओनली वन एट द हॉस्पिटल. आई सॉ माई फादर स्लीपिंग अनकॉन्शियस, एंड देर आर 7 to 8 डॉक्टर्स अराउंड हिम ट्राइंग टू गिव हिम मेडिसिन ट्रीटमेंट, जिससे वो फटाफट रिकवर हो. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा बहुत साथ दिया, अच्छे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ एंड ही गॉट बेटर. तो फिर हम जब घर लेके आए तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा. ना व्हाट थिंग्स वर देयर, एक केयर टेकर चाहिए था, उनको मेडिसिन टाइमली देनी थी, उनका यूरिन कैथेटर प्रॉपरली चेंज करना था, बहुत सारी चीज़ें थी. और फिज़ियोथेरेपी, मैंने फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में ही नहीं डिस्कस किया, बट फ़िज़ियोथेरेपी फर्स्ट डे से देनी चाहिए. स्लो करते करते हमें उसे थोड़ी हैवी वाली फ़िज़ियोथेरेपी करानी इम्पॉर्टेंट है. फिज़ियोथेरेपी होगा तो बॉडी में मूवमेंट आएगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा. और मेरे डैडी ने पूरे 5 महीने एंड टिल नाउ अभी तक मेरे डैडी को ब्लड थिनर जा रहा है, बिकॉज बॉडी पैरालाइज होती है, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस हो जाते हैं, यू कांट मूव, तो ये सारी चीज़ें होती है. घर पे लेके आने के बाद डैडी को यूरिन इन्फेक्शन अगेन हुआ. उनके यूरिन में से पस और ब्लीडिंग आ रही थी. सो वी हैव टू शिफ्ट हिम टू 5th हॉस्पिटल अगेन. एंड ओवर देयर मेरे डैडी का यूरिन इन्फेक्शन ट्रीट हुआ, कैथेटर निकाला गया, बिकॉज ही गॉट हिज सेंसेशंस बैक. कैथेटर इसे लगाया जाता है कि हमारे सेंसेशन चले जाते हैं, दैट अर्ज ऑफ गोइंग टू पी. सो वो ठीक हो गया. डैडी खुद से यूरिन करने लगे तो यूरिन कैथेटर निकल गया, तो उनका जो प्रॉब्लम था यूरिन इन्फेक्शन का वो रिजॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. फिर उनको ICU का इन्फेक्शन लग गया, E. coli हो गया उनको वहाँ पे 5th हॉस्पिटल में, तो वो ट्रीटमेंट हुआ एंड देन ही केम बैक होम. एंड वंस ही केम बैक अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ. अभी भी उनका फिजियो चल रहा है. नाउ ही इज़ एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड एंड सिट. ही कैन डू लेफ़्ट एंड राइट, ही कैन लिफ्ट थिंग्स. थोड़ी पावर आई है उनमें. हाथ पैर की जो उंगलियां है स्टिल दे आर स्टिफ, बट डॉक्टर ने बोला है कि वो धीरे धीरे हो जाएगी ओपन. उनकी फिज़ियोथेरेपी चल ही रही है, उनकी मेडिसिन्स चल रही है. हम हर महीने उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं टू चेक द पोटेशियम लेवल, इन्फेक्शंस देखते हैं हम, और उनका डायबिटीज़ भी है उनको, तो वो भी चेक किया जाता है. और जो ब्लड थिनिंग की बॉडी में ब्लड कब लाइक कितना टाइम लेता है थिन होने के लिए, दैट एवरीथिंग डॉक्टर मॉनिटर करता है. सोडियम चेक करना, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो मंथली ब्लड टेस्ट होता है. फिज़ियोथेरेपी तो इम्पॉर्टेंट है, अगर फिज़ियोथेरेपी नहीं हुई बॉडी स्टिफ हो जाएगी. इट विल टेक मच मोर लॉन्गर टाइम टू रिकवर. और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है उसका मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मेरे डैडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हाइपर हो गए थे व्हेन ही गॉट दिस प्रॉब्लम. हॉस्पिटल्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, बिकॉज 5 महीना ही वॉज ऑन ट्रैकेओस्टोमी, 5 to 6 months आई गेस. तो जब तक हॉस्पिटल में थे तब तक तो ट्रैकेओस्टोमी थी, ही वॉजंट एबल टू टॉक एंड ही यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, हाइपर टेंशन हो गया था उनको.
तो ट्राई टू मेक द पेशेंट हैप्पी, जो उनको पसंद है वो करो. ट्राई टू इंगेज देम इन सम शो और बुक रीडिंग और एनी थिंग. सो व्हेन यू ब्रिंग अ पेशेंट टू होम, बहुत बेड सोर का केयर करना पड़ता है प्रॉपरली. और यू नीड टू टेल द पेशेंट कि आप खुद से कोशिश करो हाथ हिलाने की, बिकॉज द कनेक्शन व्हेन द नर्व्स मेक दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिकवरिंग द नर्व्स. धीरे धीरे मूव होएगा. एंड देर आर लॉट ऑफ मेडिकल थिंग्स दैट हैज़ टू बी डन, मेडिकल केयर हैज़ टू बी डन फॉर द पेशेंट वंस यू ब्रिंग होम. एंड बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उनकी ब्रीदिंग की, उनको ऑक्सीजन लेवल कितना मिल रहा है. जब हम घर लाए थे उनको, तो हमने ऑक्सीजन भी लगाया था उनको, कम से कम 2 महीना घर पे ऑक्सीजन लगा है. फिर उसके बाद ही वॉज फाइन. हमने घर पे ही ट्रैकेस्टोमी निकलवाई डॉक्टर को बुला के. एंड खाने पीने का बहुत ध्यान देना पड़ता है. इनिशियली ही वॉज जस्ट गेटिंग द प्रोटीन पाउडर. फॉर 5 months ही वॉज ऑन द प्रोटीन पाउडर. एंड देन उनको घर पे जब 4th हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे थोड़ा दूध बिस्किट एंड दे स्टार्टेड गिविंग हिम सम फूड. तो घर पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ एबल टू ईट एवरीथिंग. इज़ जस्ट दैट हर छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज कभी भी बॉडी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. सो या थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट. आई होप आपको कुछ तो हेल्पफुल मिला होगा इस वीडियो से. एंड जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, अल्लाह से दुआ करिए और बहुत मेंटली शांत रहना है आपको. जितना हो सके हर चीज़ पे नज़र रखिए. आपका पेशेंट क्या बोल रहा है, उसको क्या तकलीफ़ है, दैट ऑल्सो यू नीड टू हियर अलॉन्ग विथ वॉट डॉक्टर इज़ सेइंग और द नर्सेज आर सेइंग. ठीक है. तो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और अगर कुछ क्वेश्चन हो, सो डू मैसेज मी इन द कमेंट. आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज.